गुड मॉर्निंग दोस्तों, ज्ञान सागर 2.0 यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रधानमंत्री के बारे में जानेंगे कि प्रधानमंत्री होता क्या है, कौन से अनुच्छेद में इनका उल्लेख है। तो देखो, प्रधानमंत्री हमारे देश भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली, और ये कौन से देश से ली गई है पता है क्या? ये देश से ली गई है ब्रिटेन से। इसमें दो बड़े अध्यक्ष होते हैं, एक तो होता है नाममात्र का और एक होता है वास्तविक। नाममात्र का पद होता है इसमें, जिसको बोलते हैं राष्ट्रपति, और वास्तविक होता है प्रधानमंत्री। देखो, नाममात्र का राष्ट्रपति, वास्तविक प्रधानमंत्री। जो राष्ट्रपति की जो भी शक्तियां हैं उनका ज्यादातर का प्रयोग कौन करता है? प्रधानमंत्री। इसके बाद में देखो, इसके अनुच्छेदों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से अनुच्छेदों के उल्लेख हैं। देखो, सबसे पहले इसके बस 4 इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। अनुच्छेद 74, इसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा गया है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री। ये स्पष्ट रूप से संविधान के अनुच्छेद 74 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। उसके बाद में अनुच्छेद 75, आर्टिकल 75, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति प्रधानमंत्री, क्योंकि हम प्रधानमंत्री टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, तथा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा ही। तो हमने अनुच्छेद 75 में जाना कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और इस प्रधानमंत्री की सलाह से ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? प्रधानमंत्री के द्वारा। उसके बाद में तीसरा अनुच्छेद है आर्टिकल 75(1). ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई एग्जामों में पूछा भी जाता है कि देखो, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो सामूहिक रूप से अगर पूछे तो सामूहिक रूप से तो होगी ये लोकसभा। और अगर व्यक्तिगत की बात करें कि लोकसभा व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति, सामूहिक रूप से किसके ऊपर, मतलब सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, तो इसमें क्या आ जाएगा? राष्ट्रपति। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं, और व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत रूप से किससे पर उत्तरदायी होगी? राष्ट्रपति की। उसके बाद में लास्ट का जो आर्टिकल 78 है, इसमें भी प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। जो प्रधानमंत्री को संघ तथा प्रशासन के कामों की जानकारी समय समय पर राष्ट्रपति को देने का उल्लेख है। ये 4 अनुच्छेद हमने जाने, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार प्रश्न भी सीधा पूछ लिया जाता है कि आर्टिकल 74 में किसका उल्लेख है और क्या लिखा गया है। तो क्या लिखा गया है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए या राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति
प्रधानमंत्री की सलाह से किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति की। आर्टिकल 75 मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और व्यक्तिगत रूप से बात करें तो राष्ट्रपति के प्रति। और आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। तो ये याद रखना, कई बार एग्जामों में पूछा भी गया है। इसके बाद में देखो, हमें थोड़ा बहुत जानते हैं कि इसकी योग्यता क्या होती है, प्रधानमंत्री पद की योग्यता क्या होती है, कि कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। तो देखो, योग्यता, प्रधानमंत्री सबसे पहले तो होता कौन है? प्रधानमंत्री एक प्रकार का एक सांसद ही होता है। अगर या तो वो लोकसभा का सदस्य हो सकता है या फिर राज्यसभा का सदस्य हो सकता है। और सबको मालूम ही है कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता कितनी, न्यूनतम 25 वर्ष आयु होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए, और भी केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी लाभ के पत्र आशय ना हो। और राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 30 वर्ष। तो देखो, कई बार ये भी पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 25। वैसे हमारे संविधान में इसका स्पष्ट रूप से ये उल्लेख नहीं किया गया कि इसकी 25 वर्षीय योग्यता, मतलब आयु के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया। बस वहां पर ऐसा लिखा गया है कि जो संसद का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो वह प्रधानमंत्री बन सकता है। और बात यह भी नहीं कि वह राज्यसभा का बहुमत दल का भी नेता हो सकता है, लोकसभा के बहुमत का दल का नेता हो सकता है। देखो, राज्यसभा से हमारे 2-3 प्रधानमंत्री बने हैं, जैसे इंदिरा गांधी हैं, मनमोहन सिंह हैं। ये इससे पहले राज्यसभा के सदस्य थे। तो देखो, हमने जान लिया कि योग्यता में क्या, कि वह संसद का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। संसद का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। और संसद का सदस्य बनने की योग्यता हमने जब लोकसभा और राज्यसभा में पढ़ा था तो हमने बताया था, और अभी भी बताया है कि 25 वर्ष न्यूनतम, लोकसभा सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष आयु न्यूनतम होनी चाहिए, पागल व दिवालिया, भारत का नागरिक, ये सारी हमने जानी थी। उसके बाद में देखो, योग्यता के बाद में कि इसको नियुक्त कौन करते हैं, उसके बाद में नियुक्ति की बात आती है। तो नियुक्ति बड़े व्यक्ति करेंगे। तो नियुक्ति कौन करेगा इनको? राष्ट्रपति। उसके बाद में शपथ भी किसके सामने लेंगे? ये राष्ट्रपति के सामने, पद व गोपनीयता की, पद व गोपनीयता की। उसके बाद में, शपथ के बाद में कार्यकाल की बात करते हैं कि इनका कार्यकाल कितना होता है। तो कार्यकाल वैसे तो हम ज़्यादातर ये मानते हैं कि 5 वर्ष है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मतलब है, अगर मंत्रिपरिषद ये चाहे, मंत्रिपरिषद अगर इनके बारे में, मतलब इनकी बात ना माने या और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति इसको भंग भी कर सकते हैं, प्रधानमंत्री को पद से हटा भी सकते हैं। मतलब सीधा सीधा ये है कि ये राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार काम करते हैं। शपथ के बाद में कार्यकाल हो गया। कार्यकाल के बाद में इनका वेतन कितना निर्धारित है? तो वेतन है, अगर हम वेतन की बात करें तो वेतन लगभग इनको एक सांसद, जो हमारे सांसद होते हैं उनको ही मिलता, उनके बराबर ही मिलता है, लेकिन उनको भत्ते और भी सारी फैसिलिटीज और सुविधाएं मिलती हैं। अगर बात करें तो 20 लाख वार्षिक मिलते हैं। दोस्तों, मासिक नहीं है, वार्षिक है, याद रखना। लगभग 1,66,000 या 67,000 जो भी आते हैं वो मिलते हैं। वेतन के बाद में अगर बात करें तो ये त्यागपत्र किसको देगा? तो त्यागपत्र किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा। इसके बाद में देखो, अब हमें प्रधानमंत्री के वो जानेंगे क्रमबद्ध की कौन कौन से कुछ प्रश्न भी। सर्वप्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे, किसका कार्यकाल ज़्यादा है, सबसे कम उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री कौन थे। देखो,
सबसे पहले देखो, हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पता ही है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 से 1952 तक, 1947 से 1952 तक ये निर्वाचित नहीं हुए थे, मतलब सीधा ही बना दिया गया। 1952 में चुनाव हुए, उसके बाद में फिर इलेक्टेड हुए और फिर 1964 तक रहे। तो देखो, इनका कार्यकाल 1947 से 1964। अब देखो, इनके जानते हैं कि कौन कौन से क्या इनकी अच्छी बातें थी। तो सबसे पहले इनका जो कार्यकाल है, शुरुआत के प्रधानमंत्री है तो सर्वाधिक ही होगा, तो इनका कार्यकाल लगभग 17 साल, वैसे 16 साल 9 महीने या कुछ दिन हैं, लेकिन हम लगभग 17 साल मान लेते हैं। इसका एक भी और इफेक्ट है, इन्होंने लाल किले पर 17 बार तिरंगा फहराने का भी इनका एक रिकॉर्ड है। अगर हम 16 बार की बात करें तो 16 बार इनकी बेटी के नाम है इंदिरा गांधी, जिन्होंने लाल किले पर 16 बार क्या किया है, ध्वजारोहण किया है। तो देखो, अगर है प्रधानमंत्री के बारे में बात करें तो पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनका कार्यकाल 1947 से 1964, लगभग 17 साल तक इनका कार्यकाल रहता है। 17 बार लाल किले पर इन्होंने ध्वजारोहण किया। उसके बाद में दूसरे प्रधानमंत्री आते हैं, इसके ये पद पर रहते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है जवाहरलाल नेहरू की। उसके बाद में आते हैं गुलजारीलाल नंदा, GL नंदा। ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे जो ओनली पद को संभालने आए थे, कोई भी निर्वाचित नहीं थे, इसलिए इनका हम नाम नहीं लेंगे। दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री, जिनका कार्यकाल 1964 से 1966। देखो दोस्तों, बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री थे ये लाल बहादुर शास्त्री। एक सामान्य व्यक्ति से भी थोड़े कम हाइट के थे और साधारणतः किसान जैसे रहते थे। इनकी मृत्यु कैसे होती है? हमारे भारत में 1960 का जो दशक था वह बहुत ही निराशाजनक गुजरा, क्योंकि सबसे पहले तो 1962 ईस्वी में चीन ने आक्रमण कर दिया। किसके कार्यकाल में? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और चीन के आक्रमण से अभी उभरे ही थे, उसके बाद में आक्रमण कर दिया पाकिस्तान ने 1965 ईस्वी में। जब पाकिस्तान के युद्ध हुआ तब उनको युद्ध को रोकने के लिए USSR ने एक मीटिंग बुलाने के लिए एक ताशकंद बुलाया गया हमारे प्रधानमंत्री को। ताशकंद एक जगह है जहां पर हमारे भारत की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की तरफ से वहां के राष्ट्रपति आते हैं, जिनका नाम है अयूब खान। बहुत ही मतलब हमारे लाल बहादुर शास्त्री एक सामान्य व्यक्ति से भी कदकाठी में छोटे थे, पतले से थे, लेकिन ये राष्ट्रपति अयूब खान, इसकी हाइट लगभग 6 फीट से भी ज़्यादा, सूट बेट वाले, ऐसे मतलब सुटेर बोटेर थे। तब ये 6-7 दिन तक मीटिंग चलती है। बताते हैं कि मीटिंग बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन रात को जब आने वाले थे, उसके पहली रात को 2 बजे हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि हार्ट अटैक नहीं हुआ था, ये एक सोचा समझा हुआ एक मर्डर था। हमारे भारत में एक बहुत अच्छे 2005 में एक वो RT की स्थापना हुई थी, मतलब राइट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति किसी भी बात की जान सकता है कि क्या हुआ। तब हमारे भारत के नागरिक ने एक पूछा कि हमारे इस लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कैसे हुई थी, तो वहाँ पर जवाब आया कि हम अपने जो भी मैत्री संबंध हैं, मतलब जो भी हम ये संबंधों के बारे में जो भी घटना घटी, इसके बारे में हम किसी दूसरे देशों में बताते नहीं।
तो बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे। लगभग देख लो 64-65 1.5 साल तक भी 19 महीने मान लो 19 महीने तक इन्होंने क्या किया, कार्य पद पर रहे, बहुत अच्छे थे। लेकिन किस्मत की मार से उनकी हत्या की गई ताशकंद में। उसके बाद में देखो तीसरे प्रधानमंत्री आती हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री, जिनका नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी। देखो मैंने बताया कि जीएल नंदा ऐसे कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 2 बड़े प्रधानमंत्रियों के मृत्यु के बाद में कार्यभार संभाला है, लगभग 13 दिन। लाल बहादुर शास्त्री की भी मृत्यु उनके कार्यकाल मतलब वो पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। तो उसके बाद में कौन आते हैं, ये जीएल नंदा, और जीएल नंदा के बाद में फिर वापस चुनाव होते हैं 13 दिन में, और फिर कौन चुन के आती है, श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनका कार्यकाल 1966 से 1977 1966 से 1977। हमने इसका भी एक रिकॉर्ड जाना कि इन्होंने हमारे जो लाल किला है उस पर लगभग नहीं 16 बार ध्वजारोहण किया है, 16 बार, और 17 बार किसने किया था, अभी बताया हमने, किसने किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो देखो ये क्या क्या, देखो सबसे पहले 1966 और 1977, 1966 से पहले 1954 में भारत रत्न की शुरुआत की गई थी, और भारत रत्न देने वाली कमेटी के अध्यक्ष कौन होते थे, प्रधानमंत्री होते थे। तो 1966 में इन्होंने अपने स्वयं के नाम पर ही भारत रत्न इनको दिया गया, 1966 सॉरी 1971 है। अगर ये बात करें कि प्रथम भारतीय महिला को भारत रत्न कब मिला, तो 1971 ईस्वी को, किनको, श्रीमती इंदिरा गांधी को। अगर मरणोपरांत बात करें तो मरणोपरांत मिला था इससे लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में। इनके मरने के बाद में इनको भारत रत्न दिया गया। तो कई बार पहले मरणोपरांत, पहले तो इसे 1954 में जो भारत रत्न जो देश का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, इसके बारे में ये स्पष्ट रूप से लिखा गया था ये मरने के बाद में नहीं दिया जाएगा। लेकिन 1966 इससे पहले थोड़ा बदलाव हुआ, और मरणोपरांत मिलने वाला प्रथम ये जो भारत हमारा रत्न है, ये किन को मिला था, लाल बहादुर शास्त्री। भारत रत्न 1971 में इन्होंने स्वयं को दिलवाया। उसके बाद में इसने एक बहुत ही बड़ी गलती कर दी, मतलब कुछ ज़्यादातर इनमें अच्छाई भी थी लेकिन बहुत बड़ी इसने गलती भी की। इन्होंने पहली बार आंतरिक आपातकाल की घोषणा की। अनुच्छेद होता है ना 352 जो राष्ट्रपति को मिलता है, उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली, जिन्होंने 25 जून 1975 से आपातकाल की घोषणा करते हैं, और लगभग 1975 से 1977 तक पूरे भारत में क्या लगाया दिया जाता है, आंतरिक आपातकाल। न कोई युद्ध था, न कोई और घटना थी, बस कुछ अपनी कूटनीति चाल के लिए इन्होंने आंतरिक आपातकाल की घोषणा कर दी, और इसका परिणाम भी मिलेगा, देखो आगे। उसके बाद में 4 नंबर पर आते हैं, 4 नंबर पर आते हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। ये मोरारजी देसाई पहले कांग्रेसी में ही थे, लेकिन बाद में कुछ मनमुटाव के कारण ये अलग पार्टी जिनका नाम था जनता दल, उसमें निर्वाचित होते हैं 1977 से 1979। इन आपातकाल का बदला इनको बहुत बड़ी हार से चुकाना पड़ा, जिसके बाद में मोरारजी देसाई है 1977 से 1979 ईस्वी। इन्होंने कुछ अच्छा काम नहीं किए। ये ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद का इस्तीफा दिया। इस्तीफा दिया नहीं गया, दिलवाया गया। और कई बार प्रश्न भी पूछा जाता है कि गैर कांग्रेसी
प्रधानमंत्री बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मोरारजी देसाई। और इसके बारे में एक फैक्ट भी है, ये सबसे अधिक उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री हैं। कई बार पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों कि सबसे अधिक उम्र में बनने वाले प्रधानमंत्री जी का क्या नाम है? तो मोरारजी देसाई। और अगर सबसे कम उम्र की बात करें तो कम उम्र में आगे आएगा राजीव गांधी। आगे आएंगे, उनके बारे में बताते हैं। तो देखो, प्रथम प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दिया गया। इस्तीफा क्यों दिया गया? हमारे देखो, जैसे हमारे घर में एक मुखिया होता है और वो सारे निर्णय वो ही लेता है, और तब तो अच्छी तरीके से घर चलता है, लेकिन सारे निर्णय दे, अपनी अपनी सब चलाए, तो ऐसा संभव नहीं है कि सब अच्छा हो। सेम वही कारण यहां पर मोरारजी देसाई के साथ में हुई। एक ये बस इनका तो नाम मात्र था मोरारजी देसाई, काम करने वाले अलग अलग थे, अपनी अपनी राज चलाने का, इनसे इस्तीफा दिलवाया गया। और 1977 से 1979 तक ये प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद में 5 नंबर पर आते हैं चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह यूपी के किसान थे, बहुत ही मतलब ये इनका मानना ये था, इनको जब निर्वाचित किया गया तभी अपने आप को खुद को बोल दिया था कि मैं किसी के भी दबाव में कार्य नहीं करूंगा। इनका अगर हम कार्यकाल की बात करें तो 1979 से 1980 तक ये प्रधानमंत्री रहते हैं। लगभग 1 साल ही ये पकड़ते हैं। इसके देखो बहुत सारे फैक्ट भी हैं, तो फैक्ट जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जो कभी भी लोकसभा में नहीं गए, कभी भी लोकसभा में नहीं गए। और दूसरा प्रश्न है, इनके जन्म दिवस पर किसान दिवस भी मनाया जाता है 23 दिसंबर को, किसान दिवस। इनके ऊपर दबाव बनाया गया, इस कारण इन्हें पहले भी कहा जब ये निर्वाचित हो कि मैं किसी भी के दबाव में आकर कार्य नहीं करूंगा, और अच्छा कार्य कर रहे थे, लेकिन जो इनके नीचे के जो सदस्य थे, जो मंत्रिपरिषद पर दबाव बनाया गया, या और भी बहुत सारे कारण थे जिसके कारण इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया 1980 ईस्वी के बाद में। उसके बाद में देखो, अगर एक बात और जान लें कि कई बार यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी लोकसभा चल रही है, तो हम कि पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन सी लोकसभा के वो प्रधानमंत्री थे। तो देखो जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1+2, मतलब इन्होंने पहली और दूसरी के ये प्रधानमंत्री थे। उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री ये तीसरी लोकसभा के आए। उसके बाद में इंदिरा गांधी 4 नंबर पर, और 5 नंबर पर आते हैं मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह। क्योंकि इनका कार्यकाल थोड़ा कम ही रहा, एक साल भी लगभग इन्होंने नहीं किया। तो कई बार पूछा जाता है कि चौधरी चरण सिंह कौन सी लोकसभा के प्रधानमंत्री थे, तो कौन से के थे? 5वीं। एक बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा भी जाता है कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री है भारत के जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। तो जो प्रथम 3 प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी, ये 3 ऐसे व्यक्ति थे जिनका मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी। तो याद रखना कौन सी लोकसभा थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू 1 और पहली और दूसरी, लाल बहादुर शास्त्री की तीसरी, श्रीमती इंदिरा गांधी की चौथी, और मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह की कौन सी थी? 5वीं। उसके बाद में देखो आगे देखते हैं, हमने चौधरी चरण सिंह तक पढ़ लिया। उसके बाद में देखो वापस से 7 नंबर पर हैं इंदिरा गांधी, फिर निर्वाचित होती हैं। और कई बार यह भी पूछा जाता है कि 2 बार निर्वाचित होने वाले प्रधानमंत्री कौन थे। वैसे तो प्रधानमंत्री और मनमोहन सिंह भी हैं, सॉरी नरेंद्र मोदी, लेकिन इनका कार्यकाल देखो फिर कब रहता है, इनका रहता है 1980 से 84। इस बार थोड़े अच्छे मूड में आई, अच्छे काम करने के मूड में आई, इन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया। इन्होंने देखो सबसे पहले 15 अगस्त 1982 ईस्वी को
हमारे पूरे भारत में कलर टीवी लागू कर दिए। नाबार्ड की स्थापना की। नेशनल एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, ऐसे इस प्रकार इसका नाम है, जो किसानों को ऋण उपलब्ध करवाता था। और इसके कार्यकाल में एशियन गेम्स हुए। लेकिन इससे पहले एक बहुत बड़ी घटना होती है 1983 ईस्वी में। अमृतसर पंजाब की बात है। एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है सिखों का स्वर्ण मंदिर। उसमें कुछ अलग समुदाय के लोग घुस जाते हैं उस मंदिर में और बाहर नहीं निकलते और हिंसा भड़क उठती हैं, जिस पर इंदिरा गांधी ने एक ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया जाता है, जिसमें हजारों व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। और जहां पर हम चप्पल पहन के भी उस मंदिर में नहीं जाते थे, वहां पर खून से लथपथ चारों दीवारें, मतलब कटे फटे सब, जिससे सबके मन में थोड़ी हिंसाजनक फैल गई, जिससे इसकी मर्डर किया जाता है 1984 ईस्वी में। 1984 में इनका मर्डर किया जाता है और उसके बाद में इसके बेटे आते हैं जिनका नाम था राजीव गांधी। देखो इनकी मृत्यु हो जाती है, मर्डर होता है। और मर्डर क्यों होता है? क्योंकि ये धार्मिक घटना थी जिसके कारण लोगों में आक्रोश आ गया। किसी समुदाय के लोगों ने इन पर गोली चलाकर इनकी हत्या कर दी। और हत्या कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1984 ईस्वी को। अगर इंदिरा गांधी की हम बात करें तो इनका कौन सी लोकसभा थी? तो 7वीं। अगर हम बात करेंगे राजीव गांधी, जो इनके बेटे थे 1984 से 1989 तक। इसमें इन्होंने कुछ ज्यादा कार्य नहीं किए। इसमें एक प्रश्न बन सकता है कि सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे? तो राजीव गांधी, कम उम्र में प्रधानमंत्री। उसके बाद में आते हैं वीपी सिंह। वीपी सिंह का पूरा नाम था विश्व प्रताप सिंह। देखो 8वें नंबर पर आते हैं विश्व प्रताप सिंह। 3 लगातार ऐसे प्रधानमंत्री, उनके कार्य बाद में बताएंगे कि कौन कौन से थे। विश्व प्रताप सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। और अविश्वास प्रस्ताव लाकर इनको पद से हटाया गया। और क्यों हटाया गया? इन्होंने एक मंडल की स्थापना करते हैं, ये मंडल आयोग। और मंडल आयोग में क्या था? जो बैकवर्ड क्लासेज हैं, जो अन्य पिछड़ा वर्ग था, उनके लिए आरक्षण को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, जिससे जो सामान्य व्यक्ति के सामान्य छात्र थे, जनरल के, ओबीसी या और भी बहुत थे, इन्होंने इनका खूब विरोध किया, खूब आत्मदाह किया, जिसके कारण इस पर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और इसको पद से हटाया गया। उसके बाद में इन्होंने मंडल आयोग के कारण इनको पद से हटाया गया। दोस्तों, हमने आज 8वें प्रधानमंत्री के बारे में जाना। इसके जो आगे के प्रधानमंत्री हैं उसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। और आगे जो भी प्रश्न बनते हैं प्रधानमंत्री के टॉपिक पर, जो भी छोटे मोटे सारे प्रश्न आपसे मैं यहाँ पर हल करवाऊंगा और आप भी उनके उत्तर देने का प्रयास करना। तो ये आपको हमारा आज का टॉपिक आपको कैसा लगा इसके बारे में बताना। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना मित्रों। और हमारे साथ बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।